शुरुआत हमारे एमसीएल फंडिंग स्टेटस के साथ। दोस्तों, एमसीएल फंडिंग के बारे में, एमसीएल का ये फंडिंग ट्रांजैक्शन प्रोसेस ये अभी शुरू हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले शुक्रवार तक इसकी रिसीविंग की भी शुरुआत हो जाए और एक बार ये फंड रिसीव होने के बाद हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन, हम यूटिलाइजेशन शुरू कर देंगे। इसके बारे में ऑफिशियली आप सबको अवगत करेंगे। दोस्तों, इस फंडिंग के बाद हम हमारे जितने भी एमसीएनजी प्रोजेक्ट है उनका काम शुरू करेंगे। हमारे जितने भी एमकोल के प्रोजेक्ट है उनका काम शुरू कर देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी उद्योजक हैं, हर एक उद्योजक के लेवल पे, हर एक सदस्य के लेवल पे उनकी क्षेत्र के लिए बिजनेस की एक्टिविटी की शुरुआत करेंगे। वहां रेवेन्यू और प्रॉफिट कैसे शुरुआत होती है उसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। हमें किसी भी क्षेत्र का विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना है, तो उसकी शुरुआत हमेशा बिजनेस के साथ होती है और हम उसी की शुरुआत, हमारे हर क्षेत्र को सुजलाम सुफलाम बनाने की शुरुआत हमारे हर सदस्य के क्षेत्र के ऊपर बिजनेस एक्टिविटी से करेंगे। और आने वाले दिनों में हर शुक्रवार, हर वेबिनार हम सिर्फ इसके ऊपर बात करेंगे, इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे, इसी लक्ष्य के लिए काम करेंगे। दोस्तों, हम हमेशा जब स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो हमारे कई सारे सपने होते हैं। हमारे करियर को लेके, हमारे ऑक्यूपेशन को लेके चॉइसेस होते हैं। हमारे सपने होते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, या हम एक बहुत अच्छे लॉयर बनेंगे, या हम बहुत अच्छे टीचर बनेंगे और हमारे समाज में लोगों की सेवा करेंगे, हमारे समाज को बेहतर करेंगे, हमारे देश को आगे लेके जाने में मदद करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब हमें अपने देश को, अपने समाज को बहुत तेजी से अगर उसको आगे बढ़ाना है, अगर बहुत तेजी से कम समय में अगर उसकी जितनी भी प्रगति हो सकती है वहां लेके जाना है, उसकी सर्वांगीण प्रगति करनी है, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर कुछ कर सकता है उस समाज में, तो वो है बिजनेस। दोस्तों, बिजनेस एक ऐसी चीज है ना जो हमारे देश को आगे लेके जाने में, इनफैक्ट पूरे राष्ट्र निर्मिति में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकती है। अभी जापान जैसा देश जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, ऐसा देश महज 20 साल के अंदर वो देश दुनिया की सबसे बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाती है। उसका कारण है बिजनेस। अमेरिका हो, यूरोप हो, या जितने भी अभी डेवलप्ड नेशंस हम देखते हैं, उसका कारण है कि उन्होंने पहला फोकस किया, वो था बिजनेस। इस बिजनेस की वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा फाउंडेशन बन जाता है जो राष्ट्र निर्मिति के लिए हमारी मदद करता है। जब हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं, बिजनेस की तरफ देखते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि इस बिजनेस के कारण रोजगार का निर्माण होता है, इस बिजनेस के कारण गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू की शुरुआत होती है, मिलता है। लेकिन दोस्तों, बिजनेस का जो इंपैक्ट है वो इससे बहुत ज्यादा है, बहुत दूर तक होता है। इस बिजनेस की वजह से लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहतर होती है, और जब आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहतर होती है तो हमारे बच्चों के लिए वो बेहतर बनने के लिए जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो बेहतर होता है। उनकी शिक्षा, एजुकेशन बेहतर होती है। उनके अपने टैलेंट के लिए जो भी उनको करना होता है वो विकसित करने के लिए कई सारे ऑप्शंस शुरुआत होती है। उसके लिए सपोर्ट सिस्टम तैयार होता है। और ये जो लोग है, ये जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, जिसे हम इनडायरेक्टली बिजनेस के द्वारा जिसे विकसित करते हैं, यही लोग, यही आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ी हमारे बाकी के सभी रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करती है और यही सब मिलके आगे हमारे राष्ट्र निर्मिति के लिए, राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। इनफैक्ट आप अगर हमारे देश का भी एनालिसिस करोगे, हमारे देश में भी ऐसे प्रदेश, ऐसे जगह जो बहुत ज्यादा विकसित है, बहुत सारे ऐसी जगह जो इतने ज्यादा विकसित नहीं है। तो क्या कारण है कि जो विकसित है वो विकसित है? उसका कारण आप देखोगे हमेशा उसके पीछे होता है इकोनॉमिक रीजन, आर्थिक, बिजनेस। अभी मुंबई जैसा शहर जो भारत का सबसे बड़ा शहर है, एक आर्थिक राजधानी, वो इसीलिए क्योंकि अंग्रेजों ने अपने बिजनेसेस के लिए बहुत सिस्टमैटिकली इस शहर को बनाया। सिर्फ मुंबई ही नहीं, आप कलकत्ता से लेके जहां जहां अपने बिजनेस के लिए अंग्रेजों ने काम किया, वो सभी ठिकान, वो सभी क्षेत्र अभी डेवलप और बेहतर है बाकी के क्षेत्रों से। और ये तो रही शहरों की बात, और ऐसे शहरों के हर एक शहर के पीछे आपको कोई ना कोई आर्थिक रीजन नजर आएगा।
लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे गांव, ऐसे ग्राम पंचायत, कुछ ग्राम पंचायत ऐसे है कि जहां किसान बहुत अमीर, जहां किसानों को बहुत अच्छी आमदनी है, वहां हर घर एक अच्छी आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति में। उसके भी पीछे अगर आप कारण देखोगे तो उसके भी पीछे कारण है कोई ना कोई बिजनेस। वहां जो किसान कुछ उगा रहा है, काम कर रहा है, तैयार कर रहा है, वो कोई ना कोई वो जा रहा है किसी न किसी बिजनेस में, किसी प्रोसेसिंग के लिए, और जिसकी वजह से उस किसान को एक अच्छी आमदनी मिल रही है, एक अच्छा पैसा उसकी सब फसल के लिए मिल रहा है, वही मिल रहा है। और वही फिर उसका उपयोग करके वो किसान ज्यादा से ज्यादा अच्छी खेती कैसी हो उसके ऊपर काम करता है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, या पानी का ज्यादा से ज्यादा कैसे उपयोग किया जा सकता है उसके ऊपर काम करता है। हर एकड़ में, हर हेक्टर में कैसे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकले उसके ऊपर काम करता है, और फिर ऐसे ही उसे बहुत अच्छा इनकम मिलता है। तो दोस्तों, ये हर क्षेत्र, हमारे देश में भी जहां जहां ऐसी चीजें हैं, जहां जहां आपको लगता है कि ये हमारा क्षेत्र ऐसे होना चाहिए, इतना डेवलप, इतना विकसित होना चाहिए, तो उसके पीछे होता है एक बिजनेस। लेकिन दोस्तों, एक बिजनेस हाउस, एक इंडस्ट्री क्या कर सकती है? इनफैक्ट एक बिजनेसमैन, एक उद्योजक पूरे देश को आगे लेके जाने के लिए क्या कर सकता है, इसके लिए सबसे बेहतर एग्जांपल सर रतन टाटा, इनके अलावा कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं अपने पूरे एमसीएल परिवार की तरफ से सर रतन टाटा जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोस्तों, परसों रात को उनका देहांत हो गया, और तब से ऐसे समझिए कि पूरा देश एक सदमे में चला गया। सर रतन टाटा के जाने से सिर्फ टाटा इंडस्ट्री जो है उसका नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ उद्योग जगत का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अपने पूरे देश का हम कभी भी भर नहीं सकते ऐसा नुकसान हुआ है। क्योंकि ये जो व्यक्ति थे सर रतन टाटा जी, तो जो थे, उन्होंने लाखों लोगों, यानी मेरे जैसे लाखों लोगों को इंस्पायर किया है, और हमेशा इंस्पायर करते रहेंगे। सर रतन टाटा, यानी अगर आप देखोगे तो सर रतन टाटा जितने बड़े टाटा उद्योग समूह के चेयरमैन थे, अगर वो चाहते, जैसा मैडम ने कहा, वो अमीर अगर खुद के लिए बनना चाहते थे, या हर साल एक अमीर लोगों की लिस्ट तैयार होती है, 500 दुनिया के सबसे अमीर लोग, जितना बड़ा टाटा उद्योग समूह है उसके अनुसार रतन टाटा जी जो एज ए चेयरमैन जो होल्ड करते हैं, उसके अनुसार वो पहले 10 में होनी चाहिए। लेकिन टाटा उद्योग समूह इस तरीके से काम करता है कि वो जितना भी पैसा कमाता है, वो सभी अपने इस सामाजिक या देश के लिए अर्पण करता है। यानी हम क्या सोचते हैं, बिजनेस करने की ऐसी सोच रहे हैं। मैं भी बोल रहा हूं हमेशा कि हमें हर उद्योजक के लेवल पे, हर सदस्य के लेवल पे हमें बिजनेस की शुरुआत करनी है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे हमारी एक सोच है। हमारी सोच ये है कि अगर हमारे क्षेत्र को हमें सुजलाम सुफलाम करना है, अगर हमारे क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीजें हमें चाहिए कि होनी चाहिए, जो नहीं है आज, अगर उसको दूर करना है, तो चलिए मिलके बिजनेस करते हैं, चलिए मेहनत करते हैं, बिजनेस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, हमारे क्षेत्र का पोटेंशियल जो है उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, और उस बिजनेस से जो पैसा बनेगा उससे हम अपने क्षेत्र को बेहतर करते हैं। अब ये तो हम सोच रहे हैं, हम ये सिर्फ सोच रहे हैं, लेकिन पूरी जिंदगी भर अगर ये काम किसी ने किया होगा, पूरी जिंदगी भर अपना एक काम करके, यानी हम जिस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं वो पूरी जिंदगी भर अगर किसी ने जी होगी, तो वो है सर रतन टाटा। इस पूरे जो अमीर लोगों की जो यादी आती है 500 लोगों की, उसमें वो पहले 10 में आ सकते, लेकिन नहीं थे। 2021 की अगर आप लिस्ट देखोगे तो 2021 की लिस्ट में वो 433 इतना उनका नंबर है। लेकिन उसी 2021 के पहले जो 2020 था, और 2021 में जो कोरोना का प्रॉब्लम था, सबसे ज्यादा पैसा कोरोना में डोनेट अगर किसी ने किया होगा तो वो सर रतन टाटा था। ऐसा कौन उद्योजक करता है कि जो पूरी तरह से बिजनेस करता है, मेहनत करता है, और जितना भी पैसा आता है 66%, 2/3 से भी ज्यादा जो 2/3 से भी ज्यादा प्रॉफिट लोगों के लिए खर्च करता है, सामाजिक चीजों के लिए खर्च करता है, रूरल डेवलपमेंट, ग्राम विकास के लिए खर्च करता है। ऐसे कई एग्जांपल है कि जहां इन्होंने डैम तैयार किए, जहां लोगों की पानी की
प्रॉब्लम दूर करने के लिए टाटा ने काम किया। जहां अगर बिजली का कुछ प्रॉब्लम, वहां टाटा ने काम किया। वहां अगर कुछ सड़क चाहिए, ब्रिज चाहिए, वहां काम किया। ग्राम विकास के लिए अगर किसानों को कुछ मदद चाहिए, वो उसमें काम किया। शिक्षण, शिक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी स्कूल, कॉलेजेस अगर आप देखोगे तो कई जगह उन्होंने काम किया है। मेडिकल मेडिकल में, अगर हेल्थ केयर में अगर आप देखोगे तो दोस्तों, मैंने जहां मेरी पढ़ाई की है मुंबई में, वही बाजू में है टाटा कैंसर हॉस्पिटल। पूरे हमारे देश में सबसे बेहतर अगर कोई कैंसर हॉस्पिटल है वो टाटा कैंसर हॉस्पिटल है। लेकिन सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है। इस टाटा कैंसर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स पढ़ते हैं, एजुकेट होते हैं, आज मेरे कई दोस्त और कई ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे एग्जांपल्स है कि जो आज की तारीख में अमेरिका, यूरोप में बहुत सक्सेसफुल ऐसे डॉक्टर, ऐसे कैंसर डॉक्टर वहां बन चुके हैं। तो इतना इतना बेस्ट है ये टाटा कैंसर हॉस्पिटल। यहाँ क्या होता है, तो यहाँ ज्यादा ज्यादा R&D, रिसर्च डेवलपमेंट किया जाता है, कैसे बेहतर ट्रीटमेंट हम करें उसके ऊपर काम किया जाता है। और इस पूरे संशोधन के लिए पैसा कहां से आता है? इसके पूरे संशोधन के लिए पैसा आता है टाटा ट्रस्ट से। ये पूरे जो टाटा इंडस्ट्रीज बिजनेस करती है, मेहनत करती है, पैसा कमाती है, ये सब 66% जाता है टाटा ट्रस्ट में। और वहां से पैसा ये पूरे चीजों को जाता है। इनफैक्ट दोस्तों, मैंने खुद 10वीं के बाद हर साल टाटा की स्कॉलरशिप ली। टाटा का जो मुख्यालय है वो बॉम्बे हाउस करके एक बिल्डिंग है, जो फोर्ट में, वहां फ्लोरा फाउंटेन है, उसके बाजू में ही है, हुतात्मा चौक के बाजू में। वहां 10वीं के बाद अगर आपको 80-90% है, अगर आपने मेडिकल इंजीनियरिंग में अच्छे रैंक में और अच्छे कॉलेज में अगर आपने एडमिशन लिया है, तो आपको वो आपकी जो फीस है वो रिफंड करते हैं और आपके बुक्स के लिए वो भी पैसे देते हैं। दोस्तों, 10वीं के बाद हर साल मैंने इस टाटा ट्रस्ट, यानी इसी बॉम्बे हाउस में टाटा ट्रस्ट का भी ऑफिस है, जहां से मैंने ये पैसे लिए, जहां से मैंने हमेशा हर साल ये स्कॉलरशिप मेरे मेडिकल के एजुकेशन के एंड तक ली। और ऐसे कई सारे लाखों मेरे जैसे युवा है, स्टूडेंट्स है, जिन्हें हेल्प किया है टाटा ट्रस्ट ने। यानी जो हम काम करने की सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली टाटा कर रहे हैं। वो रतन टाटा, और इनके पीछे बहुत स्ट्रांग अगर किसी की भूमिका है, जिसने सब किया होगा, तो वो है सर रतन टाटा। दोस्तों, एक सिंपल सा गांव कैसे बहुत बड़ा शहर बन जाता है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जमशेदपुर। दोस्तों, जमशेदपुर शहर बनने के पहले एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था साक्षी, एक छोटा सा गांव। लेकिन आज वो जमशेदपुर ऐसी उस राज्य की सबसे बड़ी सिटी बन चुका है। झारखंड में नंबर 1 सबसे बड़ा शहर अगर कोई है तो वो जमशेदपुर है। भले ही झारखंड की जो राजधानी वो रांची है, लेकिन रांची से भी बड़ा शहर जमशेदपुर है। तो हम जो कहते हैं, हम जो अभी सोच रहे हैं कि हमें हर क्षेत्र को बेहतर बनाना है, हमारे गांव को बेहतर बनाना है, तो उसका भी एग्जांपल जमशेदपुर। हम कैसे कर सकते हैं, कैसे बिजनेस एक्टिविटी की शुरुआत करके कैसे हम अपने सुनियोजित ऐसा गांव, ऐसा शहर कर सकते हैं, उसका एग्जांपल जमशेदपुर है। क्योंकि हमारे देश में सबसे पहले स्मार्ट सिटी, सबसे पहला वेल प्लान शहर अगर कोई बनाए तो वो जमशेदपुर है। और ये सब शुरुआत की जमशेदजी टाटा ने। लेकिन दोस्तों, जमशेदजी टाटा ने जिस फिलोसॉफी के साथ, जिस विचार के साथ इस चीज की शुरुआत की, उसे नेक्स्ट लेवल की, यानी बहुत ही आगे अगर कोई लेके गए तो हमारे सर रतन टाटा साहब थे। दोस्तों, यानी टाटा इंडस्ट्रीज ने जिस इंडस्ट्रीज की शुरुआत की, उसके बाद थोड़े कोई बिजनेस उन्हें शुरुआत की थी, आगे बढ़ाए। लेकिन जब सर रतन टाटा जी आए, उसके बाद आप देखोगे तो हर एक क्षेत्र, यानी कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहां आज टाटा मौजूद नहीं। हर एक क्षेत्र में टाटा ने प्रगति की। टाटा इंडस्ट्रीज ने अपना नाम कमाया है, बिजनेसेस किए। और दोनों ही मामले, जिस विचारों के साथ जमशेदपुर में बिजनेस की शुरुआत हुई थी, उस विचार से लेके आज तक इस विचारों को भी बहुत बड़ा, सिर्फ बिजनेस ही नहीं किए तो उस विचारों को बड़ा किया। दोस्तों, टाटा जी ने, सर रतन टाटा जी ने बिजनेस तो बड़ा किया है, लेकिन किसके लिए किया है? ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा इस देश की सेवा कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों में देश की, अपने लोगों की सेवा या लोगों की मदद कर सकूं, कंट्रीब्यूट कर सकूं, ताकि हमारा देश बेहतर हो। अभी जब CSR की बात आती है, कंट्रीब्यूशन की बात आती है, तो हमेशा स्कूल की, कॉलेज की, यानी शिक्षा, मेडिकल, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। लेकिन सर रतन टाटा ऐसे विजनरी थे, ऐसी सोच थी, ऐसी दूरदृष्टि उनकी थी
कि ऐसे कौन से एरियाज हो सकते हैं कि जहां जहां पे अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूं तो मेरे देश को आने वाले दिनों में मदद होगी, मेरा देश और बेहतर जाएगा। तो इसकी सोच, इसका विजन सर रतन टाटा जी को था। और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि हमारे देश के जो सबसे बेहतर ऐसे टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स है, वहां बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी का निर्माण करें, बेहतर से बेहतर सोल्यूशन का निर्माण करें कि जिसकी वजह से हमारा देश बेहतर हो, इसके ऊपर काम किया। अभी हमारे यहाँ सबसे अच्छे जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स है वो आईआईटीज है, और इन आईआईटी में सबसे नंबर 1 पे है बॉम्बे आईआईटी। बॉम्बे आईआईटी को आज तक कभी भी इतना डोनेशन नहीं मिला जितना डोनेशन सर रतन टाटा जी ने दिया। अभी कुछ ही दिन पहले 95 करोड़ का डोनेशन दिया, और जो अभी तक कभी नहीं मिला था। और जब ये डोनेशन देते तो एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए देते कि आप इस विषय के ऊपर काम करो, ताकि इस विषय का सोल्यूशन आप निकालोगे और हमारे देश में इसकी मदद होगी। हमारे यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बैंगलोर में, वो भी टेक्नोलॉजी का, साइंस का नंबर 1 इंस्टीट्यूट हमारे देश का है। वहां भी उन्होंने बहुत मदद की, ऑलमोस्ट 75 करोड़ उन्होंने अभी रिसेंटली डोनेशन दिया, ताकि वो अल्जाइमर डिसीज के ऊपर काम करें। और ऐसे कई सारे जगह, यानी सिर्फ अपने देश के नहीं तो अंतरराष्ट्रीय। सोचिए, एक व्यक्ति ऐसा विचार करता है कि मेरे देश को अगर किसी विषय की जरूरत है तो क्यों ना मैं अंतरराष्ट्रीय जगह जहां सबसे बेस्ट ब्रेन होते हैं या सबसे बढ़िया अच्छा सबसे काम होता है, वहां अपने देश के लिए सोल्यूशन लेके आऊं। इसलिए उन्होंने एमआईटी, दोस्तों जैसे हमारे देश में आईआईटी है, वैसे दुनिया की नंबर 1 इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में अगर कोई है तो वो है एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अमेरिका में स्थित है। पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में जो भी होनहार बच्चे होते हैं, उनका सपना होता है कि वहां वो एमआईटी में जाए। इनफैक्ट मैं जब यूपीएससी की पढ़ाई के लिए दिल्ली गया था, तब उन दिनों जो उस साल जो यूपीएससी में फर्स्ट आया था पूरे देश में, वो एक आईआईटी से ही एक लड़का था। लेकिन वो आईआईटी के आने के बाद उसने यूपीएससी कर रहा था, उसके साथ साथ उसने एमआईटी के लिए भी काम किया था, एमआईटी के एंट्रेंस के एग्जाम के लिए भी पढ़ाई की थी, और उसे वहां एडमिशन मिला। वो बच्चा, वो लड़का जो यूपीएससी में पूरे देश में अव्वल आता है, नंबर 1 आता है, वो अपना यूपीएससी छोड़ के वहां एमआईटी में जाता है। तो इतना मशहूर है एमआईटी। उस एमआईटी में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले थे सर रतन टाटा। एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन एमआईटी के लिए किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने एक सब्जेक्ट चुना था, और वो सब्जेक्ट था कि जहां रिसोर्सेस कम है, उस रिसोर्सेस ऐसे क्षेत्र को कैसे डेवलप करें, रिसोर्स रिस्ट्रेंड एरियाज को कैसे डेवलप करें। ऐसे एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए उन्होंने बहुत अच्छा चंदा उन्होंने बहुत अच्छा चंदा उस इंस्टीट्यूट को दिया, उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को दिया, और इस टर्म्स पे दिया, इस कंडीशन पे दिया कि आप जब ये सोल्यूशन तैयार करोगे, यानी जहां जहां रिसोर्सेस कम है, ऐसे क्षेत्र को बेहतर करने के लिए जो सोल्यूशन, जो काम करोगे, उसका अमल पहले हमारे देश में होगा, यानी भारत में होगा। तो सोचिए ऐसे, और सिर्फ एमआईटी नहीं, कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं दुनिया के जहां सर रतन टाटा जी ने डोनेशन दिया इसके लिए, क्योंकि वो सोल्यूशन वहां से लेके आए और अपने देश की उन्नति के लिए उसका उपयोग करें। और इसीलिए यही काम करने के लिए, देश के लिए ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने बिजनेस को बढ़ाया। यानी हमारी जो सोच है, हम कहते हैं कि हमें वहां अगर कुछ उस क्षेत्र को बेहतर करना है, सुजलाम सुफलाम करना है, तो चलिए मिलकर मैक्सिमम बिजनेस करते हैं। ये हमारी सोच, ये हमारी तो प्लानिंग है। जिन्होंने पूरी जिंदगी भर वो सब किया, वो थे सर रतन टाटा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पैसा किस लिए कमाए? इनफैक्ट आप अगर देखोगे कि वो कितनी सैलरी ड्रॉ करते थे, कितना पैसा खुद के लिए इस्तेमाल करते थे, तो आप देखोगे तो सब जो इंडस्ट्री पैरामीटर है या इंडस्ट्री में जो बाकी के लोग लेते थे, उनसे कई कम। कैसे रहते थे, कौन से घर में रहते थे, शायद मुझे अभी तक आप सबको पता होगा सब कुछ। तो लेकिन उनका पर्पस क्या था? ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करने का पर्पस क्या था? कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू करने का, प्रॉफिट करने का, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे इस अच्छे काम के लिए या अपने देश के लिए लगाऊं।
दोस्तों जिंदगी भर हमें इन्हीं तत्वों के ऊपर काम ही तो करना है। दोस्तों इनफैक्ट आप देखोगे तो उनने कितनी बिजनेस में अचीवमेंट की, तो लगभग 21 साल वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे। और इस 21 साल में उन्होंने जैसे कारोबार संभाला और तब टाटा ग्रुप का जो रेवेन्यू था वो रेवेन्यू 40 गुना बढ़ा। टाटा ग्रुप का जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट 50 गुना बढ़ा। और इसका मतलब है ये पूरा पैसा उन्होंने किसके लिए अर्पण किया, किसके लिए इस्तेमाल किया, तो समाज के लिए, लोगों को बेहतर करने के लिए। और बस यही काम हमें करना है। बस इतना ही नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छा आदर्श उनसे हमें मिला है, हमें उनको उस आदर्श के ऊपर चलना है। दोस्तों हम हमेशा कहते हैं कि बिजनेसेस में उल्टा सीधा होता है, लोग प्रॉफिट के लिए कुछ भी करते हैं, ऐसा सब हम देखते भी है, ऐसे सोल्यूशन भी शायद, ऐसे एग्जाम्पल भी शायद हमें नजर आते हैं। लेकिन अगर आप अपने सही आदर्श के ऊपर, बुनियादी मूल्यों के ऊपर अगर चलते हो, अगर आपका सही मिशन है, सही विजन है, सही सोच है, तो आप कहाँ जा सकते हो। तो ये भी एक खुद करके ऐसा आदर्श उन्होंने हम सबके लिए निर्माण किया है। वो थे सर रतन टाटा। सर रतन टाटा वो पर्सन थे, वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने सिर्फ टाटा ग्रुप को ही नहीं तो पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। दोस्तों अगर आपको अंदाजा नहीं होगा, लेकिन पूरे दुनिया में टाटा जो ब्रांड है, टाटा ट्रस्ट है, वो वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड है। यानी बाकी की कंपनी हो सकती है कि उनका रेवेन्यू टर्नओवर थोड़ा सा ज्यादा हो, लेकिन सब जब रिस्पेक्ट की बात आती है, जो विश्वास की बात आती है, तो सबसे ज्यादा विश्वास, सबसे ज्यादा ट्रस्ट अगर किसी के ऊपर दुनिया में तो उसमें नंबर 1 के स्थान पे है टाटा। और यही दिखाता है ये सब इंटरनेशनल ब्रांड एक्विजिशन। दोस्तों ये जो ब्रांड, जो मैडम ने भी कहा और जो आपके सामने है कि जैगुआर लैंड रोवर है, कोरस है, टेटली है। अभी टेटली दुनिया की 2 नंबर की सबसे बड़ी चाय बनाने वाली कंपनी। कोरस ये दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है जो स्टील बनाते हैं, एंग्लो डच है। और जैगुआर लैंड रोवर तो ऐसा समझे कि अमेरिका से लेके चीन तक आज भी लग्जरी कार में ड्रीम कार होती है ये कार। जेम्स बॉन्ड की हर पिक्चर में देखोगे तो जेम्स बॉन्ड की यही कार होती है। ऐसी कंपनियां जब बनती है ना, ये कंपनियां बड़ी बनती है एक एक फिलॉसफी के साथ। बहुत मेहनत करके वो संस्थापक जो बनाने वाले होते हैं इनको बनाते हैं, एक बुनियादी मूल्य उनके आदर्श के ऊपर चल के ये इतने बड़ी कंपनियां बनाती है। और ये कंपनियां जब उनको देनी होती है तब उनको एक ही होता है, खरीदने वाले बहुत होते हैं। ये ऐसे ब्रांड है कि खरीदने वाले बहुत होते हैं और ये बहुत नामचीन ऐसे ब्रांड है। लेकिन उनका एक विचार होता है कि मैं ऐसे हाथों में एक कंपनी दूं कि जो हमारे इस मूल्यों की कदर करे, जो खुद ऐसे मूल्यों के ऊपर चलता हो, आदर्शों के ऊपर चलता हो, और फिर हमारे इसी कंपनी को वैसे ही वो आगे बढ़ाएगा। और यही कारण था, सिर्फ यही कारण था कि ये सभी जो ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड, ये सर रतन टाटा जी को मिले, उनको देखे, उनको आदर्शों को देखे, उनको मूल्यों को देखे मिले। तो हमें बहुत बड़ी सीख आई है, हमें बहुत बड़ी सीख है कि हमें इस मूल्यों की कदर करनी चाहिए। जो हर वेबिनार के पहले जिन बुनियादी मूल्यों को हम कहते हैं, जिस प्रार्थना को हम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा कोर है, जिस कोर के ऊपर चल के हम बहुत बड़ा ऐसा ब्रांड, बहुत बड़ी ऐसी कंपनी बना सकते हैं। दोस्तों जिस आदर्श के साथ या जिस फिलॉसफी के साथ, विचार के साथ पूरे टाटा समूह की शुरुआत हुई थी, वो विचार थे कि फ्री कम्युनिटी में, यानी समाज में या देश में, किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं, लेकिन समाज में, देश में, जब भी हम किसी बिजनेस का निर्माण करते हैं तो उस बिजनेस में जो लोग होते हैं वो सिर्फ स्टेक होल्डर नहीं होते। उस बिजनेस में जो लोग या कस्टमर हम कहते हैं तो स्टेक होल्डर नहीं, तो वो उस पूरे बिजनेस का पर्पस होते हैं। यानी जमशेदजी टाटा साहब का ऐसी सोच थी कि हमें बिजनेस इसीलिए करना चाहिए कि ताकि हम लोगों के लिए कुछ कर पाए। इस बेस इस आदर्श विचारों के साथ उन्होंने बिजनेस की शुरुआत, और इसी बिजनेस को बहुत आगे अगर कोई लेके गए तो हमारे पद्म विभूषण सर रतन टाटा जी। मैं फिर से एक बार सर रतन टाटा जी को हम सब पूरे परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और एक संकल्प हम आज करते हैं कि हम पूरे जिंदगी में जो हमें बिजनेसेस करने हैं आने वाले दिनों में, जब भी बिजनेस करने हैं, तो इन्हीं आदर्शों के साथ, ऐसे ही मूल्य के साथ चल पे, इन्हीं सर रतन टाटा जी का ही एग्जाम्पल लेके, उनसे प्रेरित होके ही हमें काम करना है। दोस्तों कल विजयादशमी है, दशहरा है,
आप सभी को दशहरा की, विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा त्योहार है। ये त्योहार यानी एक ऐसा सेलिब्रेशन है, एक सेलिब्रेशन है कि बुराई पे अच्छाई की जीत का। और ये सेलिब्रेशन, ये त्योहार एक्चुअली हमें ये याद दिलाता है, ये प्रतीक है इस चीज का कि बुराई भले ही कितनी बड़ी हो, लेकिन अच्छाई हमेशा उसके ऊपर जीतती है। अभी देखिए ना, रामायण, ये वो दिन था जब प्रभु श्री राम ने श्री रावण का वध किया। अभी रावण रावण ऐसा था जिसने ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि उसको ना कोई देव, ना कोई दानव, ना कोई स्पिरिट उसे मार सकता था। और उसे लगा कि मनुष्य का तो कोई हिम्मत ही नहीं कि वो ऐसा कुछ कर पाए। लेकिन प्रभु श्री राम एक साधारण मनुष्य के वेश में आके उन्होंने वो उसके ना सिर्फ अहंकार उसका निकाला, लेकिन उसका वध किया। तो ये बताता है कि हम अगर अच्छे रहे, अच्छे आदर्शों पर चले, तो भले ही बुराई कितनी बड़ी हो, लेकिन हम उसको मिटा सकते हैं। वैसे ही महिषासुर मर्दिनी, दोस्तों महिषासुर नाम का दैत्य था, जो दैत्य इतना पावरफुल बन गया था कि सभी देवताएं देव एक होके उन्होंने उसके साथ लड़ाई की, लेकिन महिषासुर ने सबको हरा दिया था। ऐसे ऐसे बहुत प्रचंड, यानी अभी लगा था कि ये सभी ब्रह्मांड के ऊपर कब्जा कर लेगा। लेकिन उस समय पे हमारी माँ, ये दुर्गा माँ, उसने अपने शक्ति के साथ 9 रात उसके ऊपर, 9 दिन उसके साथ लड़ाई करके इस दिन उसका वध किया था, दशहरा के दिन। और ये भी वही बताता है, ये कहानी भी हमें यही प्रेरित करती है कि बुराई भले ही हमें लगे कि अभी इसका कुछ नहीं हो सकता, कोई कोई बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन अगर अच्छाई आपके साथ है तो हमेशा इस बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होगी। और दोस्तों, हम भी जो बिजनेस कर रहे हैं, हमें बिजनेस की हमारी जो सोच है ना, हमारी सोच सिर्फ पैसे कमाने की, आर्थिक स्थिति बेहतर करने की नहीं है सर। हमारी जो सोच है ना कि हमारे देश में, हमारे समाज में आज भी कुछ बुराइयां है, आज भी कुछ राक्षस है, उस राक्षसों को हमेशा के लिए मिटाने की सोच है हमारी। बिजनेस तो एक मंच है, बिजनेस एक माध्यम है, जिस माध्यम से, जिस मंच के ऊपर हम सभी लोगों को ले एक करना चाहते हैं, और एक करके हमारे समाज के कई कई राक्षस, जैसे अगर आज बच्चों में, युवा में मोबाइल की लत है, तो भी एक राक्षस है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा लालच या मटेरियलिस्टिक या दिखावे के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो भी एक बुराई है, वो भी एक राक्षस है। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, ऐसे कई सारे राक्षस है जिनका अंत हमें करना है। और बेसिकली यही हमारी सोच है कि हम बिजनेस के माध्यम से सभी लोग एक हो, एक अच्छे भविष्य के लिए काम करें और मिलकर सभी राक्षस का वध करें। दोस्तों, इसी संकल्प के साथ इस दशहरा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर दशहरा, हर दिन हम इसे ऐसे कई सारे राक्षसों को मिटाते रहेंगे। हमारे देश को, हमारे क्षेत्र को, हर क्षेत्र को जितना हमारा पोटेंशियल है उस पोटेंशियल तक लेके जाए, हर क्षेत्र को एक सुजलाम सुफलाम करेंगे और हमारे देश को फिर से दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे। जय हिंद, जय हिंद।